तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। जो किसानों की बात करेगा वो देश की बात करेगा। आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित जी मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे हम खास चर्चा करेंगे। शेखर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत। जी शेखर जी, आपका अधिवेशन हो रहा है, किसानों को बुलाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस अधिवेशन के पीछे क्या 2024 की रणनीति को लेकर बात बनेगी? देखिए, अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होता है राष्ट्रीय किसान मंच का। इस बार भी अधिवेशन बुलाया जा रहा है और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह शिरकत करेंगे और भी विभिन्न दलों के लोग शिरकत करेंगे। हमारा अपना ये मानना है कि लंबे समय से किसान को किसान का एक्चुअल हक नहीं मिल रहा है, मतलब वो मुख्य अधिकार और मुख्य धारा से बाहर है। दिन पे दिन अगर देश में किसी वर्ग की हालत खराब हुई है तो किसान की खराब हुई है। और आज की डेट में जब सरकार सब चीजों को बेचने के साथ साथ किसानी को भी बेच देना चाहती है उद्योगपतियों के हाथ में, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम सब लोग मिलकर के ऐसा कोई कदम उठाएं जिससे किसानी बच सके। और इसलिए मुझे लगता है कि अधिवेशन करके अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये मसौदे पे बात करना और भविष्य के लिए इस बात पे तैयारी करना जरूरी है। और इसी उद्देश्य के ये अधिवेशन बुलाया जा रहा है। हाँ, 24 से अछूता नहीं है। 24 का जो चुनाव होने वाला है उस पर भी हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से वादे किए और सिर्फ होर्डिंग में वो वादे रह गए या फिर टीवी और रेडियो पे रह गए, तो वो जमीन पे क्यों नहीं आए। तो इसके लिए मोदी सरकार को अब जवाब तो देना पड़ेगा। कब तक कांग्रेस का 70 साल का कुशासन का वो करके वो पीछे छुप के बैठे रहेंगे। जी, जो आपका, मुझे सबसे ज्यादा जो आपका अच्छा लगता है वो ये स्लोगन अच्छा लगता है कि जो किसानों की बात करेगा वो देश की बात करेगा, जो वो देश पर राज करेगा। लेकिन पिछले कई सालों की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसानों की ये भाजपा की सरकार हो, उसमें किसान हमेशा परेशान रहा है। अभी आपने पिछले साल देखा, किसान आंदोलन ने इतना बड़ा रूप लिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी आए और कहा कि हमसे कुछ गलतियां हो गई हैं, आगे से नहीं होगी, मैं अपने बिल वापस लेता हूं। उसके बाद मोदी जी ने किसी भी जनसभा में, चाहे आप गुजरात की बात कर लें चाहे आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए अभी, इन 2 राज्यों में जो चुनाव हुए, उन राज्यों में मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, उन बिलों पर कभी भी कोई भी चर्चा नहीं हुई। इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, मोदी जी का फेलियर था। मोदी जी जिस प्रकार से नोटबंदी किए, जिस प्रकार से जनता पे जबरन जीएसटी रातों रात लाद दिए, उनको लगा कि उनका जो एक छलावा का रूप है उसमें जनता पूरी तरह से पैक्ट है और हम जो लाएंगे उसको मान लेगी। उन्होंने बाहरी देश की ताकतों के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने यहाँ के उद्योगपतियों को वहां से फंडिंग कराई, वहां के उद्योगपतियों को यहाँ से फंडिंग कराई और एक किसान बिल लाए। उस किसान बिल को उन्होंने इस तरीके से देखा कि देश का सारा नौजवान, देश का सारा किसान कुछ उद्योगपतियों का नौकर हो जाए और हम उसको अपने मनमाने दामों पे बेच के एक मुनाफा कमा सके। मुझे लगता है मोदी जी को राजनीति में सिर्फ एक चीज अच्छे से आती है और शायद गुजराती होने की वजह से अच्छे से आती है, व्यापार करना। उनको देश में कहीं भी संभावना दिखती है तो सिर्फ व्यापार की दिखती है। उनको उससे होने वाले जो फर्क है उससे कोई लेना देना नहीं, गरीब आज जनमानस से कोई लेना देना नहीं। वो तो उनको तब लेना देना होता है जब वो चुनाव में आते हैं। तो वो हर चीज को बेचना चाहते हैं, हर चीज का व्यापार करना चाहते हैं। और व्यापार करना ही केवल किसी देश की विकसित होने का फॉर्मूला नहीं है। अगर किसी देश की संस्कृति खत्म हो जाए, किसी देश के संसाधन खत्म हो जाए, उसका आम आदमी दुखी रहे, तो चंद लोगों के खुशहाल हो जाने से मैं नहीं समझता देश खुशहाल होगा। देश का खुशहाल होना भी जरूरी है, समृद्ध होना भी जरूरी है। और ज्यो ज्यो देखिए किसानी गिर रही है, त्यों त्यों गांव की हालात लचर हो रहे हैं। और जैसे जैसे ग्रामीण हालात लचर हो रहे हैं, वैसे वैसे देश में आपको प्रबंधन पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। आप देखिए ना, जीडीपी डे बाई डे गिरती करी जा रही है, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। उसका एक कारण यही है। तो मैं इसलिए मानता हूं कि उन्होंने दोनों चुनाव में बात नहीं करी। आदमी अपने बुरे पे कहाँ बात करता है भाई, जो उनको पता है कि वो टोटल फेलियर है तो क्या बात करेंगे।
शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी कहा जाता है। आप ब्राह्मण हैं और आप भाजपा के विरोध में हमेशा रहे हैं। आपने भाजपा की नीतियों का हमेशा से विरोध किया है। आपको भक्तों से डर नहीं लगता? भक्त आपको देशद्रोही बना देंगे, कह देंगे ये नकली ब्राह्मण हैं, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मण होना, पंडित होना, देशभक्त होना, ये किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज की डेट में भक्त तो गांधी जी को भी देशद्रोही कहते हैं। आज की डेट में भक्त बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको देशद्रोही की कैटेगरी में खड़ा करते हैं। अगर किसी के कह देने से हम कुछ बन जाएंगे तो फिर तो देश नहीं चलेगा ऐसे ना, मतलब कोई किसी को कुछ भी कह दे बन जाएंगे। अब भक्तों को लगता है कि इन्होंने राहुल गांधी जी का एक नाम पप्पू फेमस कर दिया, वो नाम पप्पू फेमस हो गया, तो अब वो किसी का भी जो चाहे वो नाम फेमस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब जनता सब समझती है, जनता सब देखती है। मैं रही बात ब्राह्मण और बनिया की, तो देखिए आज बनिया जीएसटी से परेशान है। आज जीएसटी की जिस तरीके से छापेमारी है, जिस तरीके से जीएसटी की गुंडागर्दी है, मैं तो कहूंगा शुद्ध रूप से, जैसे कि पुराने जमाने में लगान वसूला जाता था, आज सरकारी लोग लगान वसूल रहे हैं। आप छोटे छोटे कस्बों में चले जाइए, मैंने कभी नहीं देखा आज से 8-10 साल पहले कि इस तरीके से वसूली होती थी कि छोटा छोटा व्यापारी दुकान बंद करके भागने में मजबूर हो जाए। अभी मैं बाराबंकी था शायद 3 दिन पहले, तो वहां पूरी मार्केट बंद थी। मैंने सोचा कोई धरना प्रदर्शन होगा, कुछ किसी का विरोध प्रदर्शन, पता लगा जीएसटी की रेट थी तो पूरी मार्केट बंद करके भाग गए वो लोग। तो जी इस तरीके से शेखर जी, जैसे आपने कहा कि छोटे छोटे दुकानदार जीएसटी से परेशान हैं, दुकान बंद करके भाग गए। मैं आपसे यह चीज समझना चाहता हूं कि आने वाला 2024 का बड़ा चुनाव है। इसमें आपने देखा होगा कि जिस राज्य में चुनाव होता है, विधानसभा से लेकर और नगर पालिका परिषद, यानी एक वार्ड का चुनाव, वहां पर मोदी जी का फोटो चलता है, तो मोदी जी का ही चुनाव है, तो बड़ा चुनाव है, देश का सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है 2024 में। अभी गुजरात में ही आप ले लीजिए, गुजरात में इतने बड़े मुद्दे, मोरबी की घटना, बिल्किस बानो की घटना, जिस बिल्किस बानो के जो बलात्कार में अपराधी थे, उन अपराधियों को संस्कारी कहने वाला विधायक जीत जाता है। ऐसे में आप क्या इंपैक्ट देखते हैं कि 2024 में जिन व्यापारियों का आप उदाहरण दे रहे हैं कि ये व्यापारी परेशान हैं, वही व्यापारी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है। आज तो वो दुकान करके भाग रहा है जीएसटी के डर से, अधिकारियों के डर से, लेकिन 24 आएगा तो कहेगा हम देश के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। देश के साथ तो हर कोई है, देश के विरोध में तो कोई नहीं, लेकिन कहता है हम बीजेपी के साथ में। अब मैं ये चीज समझना चाहता हूं। गुजरात देश नहीं है, पहली बात तो यह है। गुजरात एक मॉडल पेश किया गया था, गुजरात देश नहीं। दूसरी बात, हिमाचल के व्यापारी ने स्वीकार नहीं किया मोदी जी को, दिल्ली के व्यापारियों ने स्वीकार नहीं किया मोदी जी को, आप देखिए बिहार के व्यापारियों ने नहीं स्वीकार किया मोदी जी को, पश्चिम बंगाल के व्यापारियों ने नहीं स्वीकार किया मोदी जी को, आंध्र प्रदेश के लोगों ने नहीं स्वीकार किया मोदी जी को। तो ऐसा नहीं है कि देश में हर जगह मोदी जी स्वीकार रहे हैं। बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं जहां मोदी जी स्वीकार नहीं, राजस्थान के व्यापारी नहीं स्वीकार कर रहे हैं मोदी जी को। तो केवल गुजरात से कोई कैलकुलेशन करना गलत है। और दूसरी बात, गुजराती भी बेचारे फंस गए हैं। अब वो भी सब व्यापारी हैं और व्यापारी खुद फंस गया है। अब गुजराती को, अब जैसे उन्होंने पूरे देश को डराया कि हमको हटाओगे तो मुस्लिम हावी हो जाएगा और सारे हिंदू खतरे में आ जाएंगे, इसी तरह उन्होंने गुजरात में जाके डराया कि भाई देखो तुम हमको हटा दोगे तो दूसरी सरकार आएगी, सबसे पहले तुम्हारा रोजगार, तुम्हारा धंधा सब छीन लेगी, जो हमने बनवाया है, जो कुछ हमने तुमको दिया वो सब कर लेगी। ये डर की राजनीति है। अब मुझे नहीं लगता है बहुत लंबे समय तक किसी की चली है या बहुत लंबे समय तक किसी की चलेगी। अच्छा, रही बात गुजरात में जीतने वालों की, तो देखिए नफरत आप फैला के अगर जीत भी लेते हैं 1-2 चुनाव, तो मुझे नहीं लगता आप देश हित में कोई काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप पूरी तरह से देशद्रोही हैं और आप देश को ही आगे चल के विभाजन कराने का काम कर रहे हैं। शेखर जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए अपने राष्ट्रीय किसान मंच को स्थापित किया है, और जितना मैं आपको जानता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर राष्ट्रीय किसान मंच का पदाधिकारी
हर उस किसान के साथ खड़ा है जो परेशान है। अभी हमारे साथ, हमारे कुछ दिन पहले बाराबंकी से एक खबर हमारे पास में आती है कि हमें खाद नहीं मिल रही है, तो हमने आपके ही जिलाध्यक्ष का नंबर दिया, तब जाके उन्होंने, किसान ने आपके जिलाध्यक्ष को धन्यवाद दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बीजेपी का तो आप पुरजोर विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस विरोध का कोई फायदा भी नहीं निकल रहा है। ऐसा भी नहीं कि राष्ट्रीय किसान मंच का बहुत बड़ा योगदान रहा हो कि किसी भी विधानसभा में 10-5 हजार वोट भी कम करा लिए हों, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके अधिवेशन में आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, तो क्या आम आदमी पार्टी का आप सहयोग करना चाहते हैं या फिर उनको एज ए ही अतिथि के तौर पर बुला रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा कोई भारतीय जनता पार्टी से विरोध नहीं। प्रथम बात तो यह है, अन्ना आंदोलन में यूपी का संयोजक मैं था। अन्ना आंदोलन में मेरी एक प्रमुख भूमिका थी। पूरे उत्तर प्रदेश में अन्ना आंदोलन को लेके हमने काम किया, तब भी हम मंच चलाते थे, मंच को लेके काम करते थे। कांग्रेस उस समय निरंकुश हो गई थी और कांग्रेस उस समय कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। तब भी कांग्रेस के लोग एक ही बात कहते थे कि आप कहीं 2000 वोट का फर्क नहीं डाल सकते हैं, आप क्या करेंगे और आपके आंदोलन करने से होता क्या है। हमारे आंदोलन करने से जागरूकता होती है, हमारी बात करने से लोगों को ये पता लगता है सही क्या है, गलत क्या है। मुखौटे उतरते हैं, जो मुखौटे लोग बैठे हुए हैं लगा के, वो मुखौटे जो है उतारे जाते हैं। तो अब क्या है, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात करें संजय सिंह जी की, संजय सिंह जी हमारे पुराने साथी रहे हैं। संजय सिंह जी ने हमारे साथ कई काम भी कई बार हम लोगों ने साथ में किया है, तो वो इसमें आ रहे हैं। और अगर भविष्य में, भाई देखिए, हमने कांग्रेस को भी समय दिया कि आप देश के लिए करिए, किसानों के लिए करिए, उन्होंने नहीं किया। हमने भाजपा को भी समय दिया, उन्होंने कहा था हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से काम करेंगे, मोदी जी ने भी नहीं किया। तो अगर कोई थर्ड करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है। और लोकतंत्र है, मौका तो सभी को मिलना चाहिए। और बट नेचुरल है कि जो भी व्यक्ति सत्ता के विरोध में खड़ा होके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएगा, हम उसी के साथ दमबंद होंगे। ठीक है, मैं अब शेखर जी सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ शेखर जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि 2024 में राष्ट्रीय किसान मंच की भूमिका क्या रहेगी और राष्ट्रीय किसान मंच किस पार्टी को सपोर्ट करेगा? देखिए, ये हम लोग अभी तय करेंगे, हमने तय नहीं किया है। हालांकि मैं विधानसभा चुनाव में ही इस फेवर में था कि 403 की 403 विधानसभाओं पे किसानों को अपना प्रतिनिधित्व लड़ाना चाहिए और लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो और किसान संगठन थे, यहाँ के कुछ नेता जो भाजपा छोड़ रहे थे, उनके साथ मीटिंग होने के बाद और मीटिंग में देर होने के बाद और चुनाव तक सहमति ना बनने के कारण वो चुनाव नहीं लड़ाया गया। लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि 24 में किसानों का प्रतिनिधित्व जो है वो उत्तर प्रदेश में तो जरूर चुनाव लड़े हर हाल में, क्योंकि इसका विकल्प तभी है जब हम लोग जो है संसद में या विधानसभा में बैठ के इस टॉपिक पे बात कर पाएंगे। क्योंकि बाहर से बात करने पे क्या है ना कि नेता आज तो बोलता है हम कर देंगे और कल वो फिर इस बात से मुकर जाता है। और हमको किसान को समझाना है कि जाति और धर्म को छोड़ दो, ओवरऑल तुम्हारा पेट किसानी से भरना है, अन्नदाता बनना भी छोड़ दो। भगवान बनने से कुछ होगा नहीं, भगवान भोग के अधिकारी होते हैं, खाने के होते नहीं है। तो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ो और अपनी लड़ाई लड़ करके इस बात को समझो कि जब तक गांव का भविष्य अच्छा नहीं होगा, देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा। जिस प्रकार से कभी हरित क्रांति को लेकर लड़ाई लड़ी गई थी, तो उस प्रकार से हमारा ये सोचना है कि एक नई लड़ाई किसानों को लड़नी चाहिए और लड़ करके देश में अपनी सत्ता पुनः स्थापित करनी चाहिए, जो किसानों की सत्ता हो और किसान के बच्चों की सत्ता हो, जिसमें गांव की बात पहले हो, शहर की बात बाद में हो। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्यों? क्योंकि शहर गांव पे ही बसे हुए हैं, गांव को बर्बाद करके ही शहर बसाए गए हैं, गांव को बर्बाद करके ही सड़कें बसाई गई हैं और उन्हीं सड़कों पे गांव वालों को चलने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं ये बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि गांव को अपनी सक्षमता और उपयोगिता समझते हुए आगे आकर के हिंदुस्तान में सबसे आगे का लीड रोल अपनाना चाहिए। जैसे जापान में गांव ने तरक्की करी पिछले 30 सालों में, ये एक मॉडल है पूरे वर्ल्ड में कि
सेम खेती की हालत जापान में वही थी जो आज हमारे वहां है, और 35 साल के अंदर वहां की खेती बदल गई। आज जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान वहां के गांव और कृषकों का है। तो मेरा मानना है कि पंजाब ही गांव बन के ना रह जाए, पूरा हिंदुस्तान का जो गांव है स्ट्रक्चर वो सुधरे और समृद्ध। जी शेखर जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका अधिवेशन हो रहा है, इस अधिवेशन का में क्या फाइनल होगा? राजनीतिक चर्चाएं तो होंगी ही, साथ में जैसे आपने कहा कि कोई भी सरकार हो लेकिन किसानों की कोई बात नहीं करता है, तो अब किसानों को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पहुंचने का एक माध्यम राष्ट्रीय किसान मंच बनेगा, ये मैं समझ पाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है 2024 का, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि एक बहुत बड़ा चुनाव है खुद मोदी जी के लिए, और मोदी जी हैट्रिक मारना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि ऐसा, क्योंकि 2 बार सीएम रह लिए, 2 बार पीएम रह लिए, 1 बार पीएम और रह लेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो क्या रणनीति रहेगी, क्या योजना रहेगी, किस तरीके से किसानों के बीच में और किसान किस तरीके से जनता के बीच में ये मैसेज दे पाएंगे कि अब भाजपा को हटाना है, हम लोगों को सत्ता में लाना है? देखिए, मोदी जी ने तो सबसे बड़ा नुकसान इस देश में जो किया वो हिंदू समाज का किया। मोदी जी जब जाएंगे तो हिंदू धर्म को इतना बदनाम करके जाएंगे कि इसका जो भुगतान है आने वाली कई पीढ़ियां करेंगी। मोदी जी ने राजनीति में धर्म को जोड़ के जो बेच दिया, मोदी जी ने जो काशी से चुनाव लड़ा और काशी में 5 स्टार कॉरिडोर बना दिया, मुझे लगता है जब मोदी जी काशी छोड़ के जाएंगे तो काशी वाले एक लंबे समय तक पछतावा करेंगे कि माँ गंगा के किनारे मोदी आए ही क्यों थे। जिस प्रकार रामायण में माँ सीता को हरने के लिए रावण साधु का भेष बना के गया था और उनको हर लिया, और उसके बाद उसके लिए युद्ध हुआ जिसका परिणाम पूरे दक्षिण भारत ने और श्रीलंका ने भुगता, उसी प्रकार से जब मोदी का ये रूप खत्म होगा और वो वापस अपने रूप में आएंगे, तब मुझे लगता है सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदू समाज का होने वाला है। अब रही दूसरी बात, मोदी हैट्रिक मारेंगे कि नहीं मारेंगे, देखिए ये राजनीति है, कौन क्या, भाई मोदी मुझे सब जगह बहुत मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं। मोदी मुझे उत्तर प्रदेश एक छोड़ दे अगर हम, तो बाकी सारे राज्यों में कमजोर हैं, बिहार में कमजोर हैं, आप मध्य प्रदेश में 50-50 पे आ गए हैं। अब मोदी का कोई झूठ भी नहीं बचा है, झूठ बोलने को बोलेंगे भी क्या, 15 लाख दे चुके हैं, बेरोजगार वो बांट चुके हैं, देश में बुलेट ट्रेन वो चला चुके हैं, सारे जितने भी रक्षा मंत्रालय है उसको वो बहुत अपडेट कर चुके हैं, मंदिर बन रहा है। अब मथुरा उथुरा मंदिर बनाने की बात करने लगे, उनके पास मंदिर में भजन करने और कीर्तन बजाने के अलावा कुछ बचा नहीं है कि वो देश को कुछ बचाएं। अब अगर देश का युवा और देश का वयस्क और मैं कह रहा हूँ बुजुर्ग बिल्कुल इसी पे चला गया होगा कि अब उसको कुछ चीज समझना ही नहीं है, तो अलग बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मोदी के राह आसान है। देखिए राजस्थान वो जीत नहीं रहे हैं बहुत आसानी से, मध्य प्रदेश वो जीत नहीं रहे हैं, बिहार जीत नहीं रहे हैं, पश्चिम बंगाल जीत नहीं रहे हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि मोदी के पास सबसे बड़ा भारतवर्ष का स्टेट उत्तर प्रदेश मजबूत स्टेट में से एक है, क्योंकि यहाँ विपक्ष की भूमिका थोड़ी नगण्य है, शून्य है। विपक्ष उतना अच्छा काम नहीं कर रहा जितना उसको करना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश में इनको डेंट हुई तो मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे किसी भी हालात में इस बार। जी, जैसा आपने हिंदू मुस्लिम पर एक कमेंट, एक बात कही और आपने कहा कि काशी के लोग पछताएंगे, तो मुझे जहां तक लग रहा है कि मोदी जी इस बार बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की बार लड़ेंगे अयोध्या से, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि अभी फिलहाल, मैं ये आखिरी सवाल रहेगा आपसे, फिलहाल अभी एक मुद्दा चल रहा है ये पठान एक फिल्म पर, पठान जो पिक्चर बनी है शाहरुख खान की, अब उसमें कहा गया है कि भाई जो अभिनेत्री है उसने भगवा कपड़े पहन के डांस कर लिया है, तो उस पर विवाद चल रहा है कि पठान को चलने नहीं देंगे। आप किस एंगल से देख रहे हैं कि असली मुद्दों पर तो कोई बात नहीं कर रहा है, जो नौजवान है वो अपना रोजगार नहीं मांग रहा है, वो ट्विटर पे कह रहा है पठान को बैन करो भाई, हमको रोजगार नहीं चाहिए, पठान को बैन कर दो, और 4 दिन के बाद में वो तख्ती लेके और सड़क पर आ रहा है, कह रहा है कि भाई हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस व्यू को? मैंने आपको एक बात कही कि सबसे बढ़िया हमारे वहां 2 ग्रंथ हैं, रामायण और गीता। जब उनको पढ़ेंगे तो कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता सब मिल जाएंगे। केसरिया एक ऐसा रंग है जिसको उड़ने के बाद
वो जिसको कहते हैं ना, सबसे गंदा आदमी भी सबसे सुंदर लगने लगता है हमारे सनातन धर्म में। तो इसका प्रयोग रावण ने भी किया था, केसरिया पहन के गए थे। इसका प्रयोग आज सब कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जो लोग सनातन धर्म के वाकई हितैषी हैं, या अगर वाकई हिंदू की हितैषी भाजपा है, तो मतलब वो हर जगह विरोध क्यों नहीं करती है कि हर जगह केसरिया नहीं पहनना चाहिए। आज जिस संत को देखिए, वो 20 गनर और 20 गाड़ी और 50 राइफल लेके घूम रहा है। जब आप देखिए प्रॉपर्टियों के लिए लोग मर रहे हैं, संत मर रहे हैं, आपस में झगड़े कर रहे हैं, विवाद हो रहा है। तो ये सब भी तो विषय है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये लोग हिंदू धर्म को इतना बदनाम कर देंगे कि बाद में हमको भी बाकियों की तरह सफाई देनी पड़ेगी कि हम वैसे नहीं है। अगर हम गलती से केसरिया पहन लेंगे तो हमको बताना पड़ेगा कि भाई हम वो वाले नहीं है, हमको समझो हम दूसरे हैं। तो ये अब क्या कह सकते हैं इसके लिए। बाकी रही मूवीज की बात, तो टीआरपी का खेल है मेरे भाई, आप भी जानते हो। द कश्मीर फाइल्स आई, अनुपम खेर अब कितनी बार वहां गए होंगे, कितनी बार बाकी लोग वहां गए होंगे, उन्होंने पैसे कमाए, अपने घर चले गए। अब वो भी भाई पैसे कमाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, हम लोग ट्वीट करते रहेंगे और सोशल मीडिया पे जिंदा है, बस इतना ही काम करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और युवा भी खाली है, करे तो क्या करे। हाँ बिल्कुल सही बात है, सही बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों, हमारे साथ में राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित मौजूद थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से किसानों का भला हो सकता है। और जिस हिसाब से किसानों को लेकर लगातार खबरें निकल के आती हैं कि किसान यहाँ परेशान है, किसानों को समय से बिजली नहीं मिल रही है, खाद नहीं मिल रही है, ऐसे में जब राष्ट्रीय किसान मंच के लोग सड़क पर उतरते हैं, जमीन पर उतरते हैं, तो जितना इनका अधिकार है, जो कर सकते हैं किसानों के लिए, राष्ट्रीय किसान मंच हमेशा तत्पर खड़ा है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस इंटरव्यू को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेखर जी, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।